बैंक आधुनिक भारत के सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कल हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज के सीरीज में पार्ट 2 में 36 से लेकर 70 तक क्वेश्चन का आंसर और डिस्कशन देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशल बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी ट्री 4.0 जो वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं और रेलवे और एनी अदर वन डे एग्जाम जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज है। तो बिना विलंब के आइए शुरुआत करते हैं। भाग 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 36 से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। इसका डिस्कशन आपके पार्ट 1 वाले वीडियो में टोटल में मिल जाएगा आपको डिटेल में। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सामने सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह। इसका डिस्कशन देखिए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, फैजाबाद का नाम चेंज होकर अभी क्या हो गया है? अयोध्या हो गया है। आप कमेंट करके बताएं कि अयोध्या एयरपोर्ट जो है अयोध्या में, उस एयरपोर्ट का नाम किनके नाम पर है? ठीक है, कमेंट करें कि अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वो किनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। ठीक है, वो साउथ से आके यहाँ पे फैजाबाद में बस गए, जो भी अयोध्या है वर्तमान में। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। जो लोग काफिर हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक, इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि 1857 क्रांति में किसके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था और वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 39 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने। ठीक है, कि रखता के तुम ही नहीं हो गालिब, तुमसे ऊपर मीर भी हुआ करते थे। तो गालिब से ऊपर मीर भी थे। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कौन सा कारण है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता। इसका डिस्कशन देखिए, अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ठीक है, इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। क्वेश्चन नंबर 41 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिए। किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ठीक है, क्या साहूकार ने भाग लिया था 1857 क्रांति के समय? क्या जमींदार, खेतिहर मजदूर, कृषक? ठीक है, इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा किसने भाग नहीं लिया। अपने निम्नलिखित में से कूट का चयन करना, ऑप्शन डी 2 और 4। 2 और 4 जमींदार और साहूकार 1857 क्रांति में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए ध्यान से, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। 1857 का जो विद्रोह था वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। ठीक है, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेशन गैप के चलते और ट्रांसपोर्टेशन भी उतना नहीं था, तो इसलिए सभी लोग इकट्ठा एक जगह नहीं हो पाए थे एक समय पर। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ठीक है, साउथ इंडिया में 9 के बराबर ही आया था तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैला, कुछ हिस्से तक रह गया था। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों के शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। तो इतने सारे जो लोग थे, अभी जो हमने नाम यहाँ पे पढ़ा है, ये सारे लोग जो थे अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे उस समय। गवर्नर जनरल कौन था उस समय? कैनिंग। कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। अगर उसी समय सारे लोग एकजुट हो जाते और ये जितने नाम अभी हमने यहाँ पे देखा है, ये सारे लोग अगर समर्थन करते हैं भारतीयों का, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, सिंधिया, ग्वालियर के, तो उसी समय अंग्रेज भारत से निकल जाते, तूफान की लहर में बह जाते हैं।
तो ये स्टेटमेंट किसका है? कैनिंग का है कि तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान की लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थनाएं की। ध्यान दीजिए, यहाँ पे व्यापारी और शिक्षित वर्ग भी 1857 क्रांति से बाहर थे। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी कि बड़े जमींदार ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ठीक है। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन ए है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये कथन सही है या गलत है? फिर आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में क्या है। ऑप्शन नंबर बी में है 1857 में दरभंगा, डुमराव तथा हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। ऑप्शन सी में वही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा लास्ट में चेंज है, आदमियों से नहीं। ठीक है। ऑप्शन डी में है कि उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। यहाँ पर डिस्कशन में देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की। ध्यान देना है यहाँ पे, धन एवं जन दोनों से। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। ठीक है। तो आपको ऑप्शन में गौर करना है, जमींदार शामिल थे यहाँ पे, पैसे, आदमी, ठीक है ना। जमींदारों के अंग्रेजों का विरोध किया, ये नहीं थे, जमींदार शामिल थे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 5। मुजफ्फरपुर, पटना, दानापुर, आरा, मुंगेर ये सभी प्रभावित रहे। इसका डिस्कशन देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध में विद्रोही काम करते थे। उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। ठीक है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, मुजफ्फरपुर जो है अप्रभावित रहा था। क्वेश्चन नंबर 44। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध। ठीक है ना, बेगम ऑफ अवध। लखनऊ, जिसे हम पुराना नाम अवध जानते हैं, में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजित कादरी को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी के कारण असफल रहा, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यही है। इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र में थे। आगे देखिए, फिर यहाँ पे जमींदारों की सहभागिता। ठीक है। तो इसी कमी कारण जो है असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन। ठीक है ना, प्लानिंग पूरी तरह से नहीं हो पाया था। यहाँ पे इसका डिस्कशन देखिए। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण जो है किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है ना, कोई भी अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं, आपका संगठन मजबूत नहीं होता है, एक समय पे एक जगह इकट्ठा अगर नहीं होगा, तो वो आपका जो है वहाँ पे विद्रोह विद्रोह की असफलता के ये प्रमुख कारण था। और असफलता में आपको जो है ये दोनों चीज़ होना जरूरी है सफलता के लिए। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। ठीक ना, बहादुर शाह जो था वो कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे। वो लोग चाहते थे कि सरकार का विनाश हो जाए और उन्होंने अपने अनुसार वीरता दिखाई। आगे देखिए, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। ठीक है ना, कि किस तरह से प्लानिंग करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। उसमें अनुशासन की कमी थी। कभी-कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख यानी कि भविष्य के आगे कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कथन
पहला का है क में कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। फिर कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। दोनों बात सही है, ठीक है। इसका देख लीजिए 46 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क और का यानी कि दोनों कथन और कारण सत्य है और क का स्पष्टीकरण यानी ये उसका व्याख्या कर रहा है। व्याख्या इस सेंस में कि जो रियासत थे उनका साथ देने में कतरा गए और नेतृत्व में जनसहयोग नहीं मिला, तो इसी कारण से जो है वो आपका असफल रहा, ठीक है। यहाँ पे सब वही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, यानी कि कल कल ही मुझे बिस्तर लेके निकल जाना होगा। ये किसका है कथन? कैनिंग का है। यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। तो ये सारे लोग जो थे वो शामिल नहीं थे, पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद, निजाम, ठीक। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 1858। क्वेश्चन ध्यान से देखना है 1858 57 59 58। तो 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी। आप जानते हैं कि उससे पहले कंपनी संचालन करती थी यहाँ पे भारत में, तो 1857 के विद्रोह को देखते हुए और यहाँ पे भारी पैमाने पर वहाँ पर रिपोर्ट गया था आपका कि इस बार बिस्तर गोल ही होने वाला था, लेकिन हम बच गए। तो इसीलिए वहाँ से जो है ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब हुई? 1858 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन है नहीं। आइए 48 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किस-किस प्रांतों से चयन किया? आप एक बार गौर कीजिए कि 1857 का विद्रोह जहाँ-जहाँ हुआ, जिस-जिस क्षेत्र में हुआ, तो कोई भी आदमी चाहेगा कि वहाँ से हम वहाँ से सैनिक ना लें। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार, ठीक है ना, जब विद्रोह हो गया, विद्रोह समाप्त के बाद हो गया, तब ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन-किन प्रांतों से चयन किया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण नहीं है, पूर्व में बंगाल व उड़ीसा ये गलत है। मद्रास प्रेसिडेंसी में मराठा, वहाँ तो कुछ असर था ही नहीं। तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से यहाँ से ही लेना वो शुरू किए अपने अपने जो है रेजिमेंट में। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, डिस्कशन पे कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। ब्रिटिश सरकार जो है इन्हें संदेह के दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया, ठीक है ना। जब से ये आपका ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया 1 नवंबर 1858 से, उस समय से सारा रेगुलेशन वहीं से होता था। तो घोषणा पत्र में के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ऑप्शन ए, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने जो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर 1857 को विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके अनुसार क्या था। तो जॉन सीले के अनुसार क्या था? ये एक सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार यह एक सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं था और न ही उसमें सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ठीक है ना, किसके द्वारा कहा गया कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन ए हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, ठीक है। और षड्यंत्र की संज्ञा दिया था आउटरम प्लस टेलर ने, ठीक है। सैनिक विद्रोह का संज्ञा दिया था किसने? सैनिक विद्रोह का सीले ने। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। पील आयोग
अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, उसी के बारे में डिस्कशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में ये 1:3 था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह क्या रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसके बारे में था? ये गलत है। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, या वो करना ही है। नीले रंग के झंडे वाला विद्रोही आंदोलन, ये तो गलत है। यहाँ देख लीजिए नील नील के बारे में 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह, तो पहले आपको ध्यान रखने का 1859-60 में हुआ है। आपको एग्जैक्ट जो है 1859 ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। ये आपका बंगाल में जो नदिया जिला है, ठीक है ना, जहाँ की झूलन गोस्वामी है, तो वहाँ पे गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास यानी कि जो है विश्वास बंधु ने नील आंदोलन किया, उनका विरोध हुआ, ठीक है ना। नेतृत्व में नील बागान मालिकों का विरोध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, ठीक है, ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिकों को पूर्व निर्धारित दर जो बहुत ही कम होती थी, ठीक है ना। आपको मान लीजिए कुछ पैसा दे दिया गया कि भाई ये पैसा लो, जिसे ददनी प्रथा बोला गया है यहाँ पे, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा देते थे एडवांस, ठीक है, तथा भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्ण निर्धारित दर जो बहुत ही कम होती थी पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर आज 1 भी रुपया नहीं है और कोई आपको बोले कि ये पैसा लो और खेती करो, और उसे जो है यहाँ पे है कि जो बहुत कम होती थी उस पर आपको नील बेचने के बाद हो जाना था कि भाई ये आपको अगर 10 रुपये का है तो आपको बेचना है 3 रुपये पे, तो वही बात है। इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 53। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। 1859-60 में हुआ था। विश्वास बंधु जो थे वो किए थे कहाँ पे? बंगाल के नदिया जिले में। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखना है। क्वेश्चन नंबर 54 आ जाइए। वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, ठीक है ना। किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता था और रैयत का मतलब क्या होता है? किसान, ठीक है। और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करमसा, ऑप्शन नंबर बी करमसा, ठीक है, करमसा। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू, करमशाह का जो पुत्र था कौन था? टीपू था। करमशाह उसका पुत्र टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था, ठीक है, वो धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों टेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया, ठीक है। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, दादू के अनुयायी, आर्य समाज तो नहीं होगा, मुस्लिम लीग नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं है, दादू भी नहीं। ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए कैसे ट्विस्ट करता है एग्जामिनर। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 60 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह ने, ठीक है, अभी डिस्कशन हो गया है। कूका आंदोलन को
किसने संगठित किया कूका आंदोलन को? ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन सी राम सिंह। ठीक है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन सी राम सिंह, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। ठीक है, दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में जो आपका वेस्टर्न पंजाब है, कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि कूका आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भगत जवाहर मल के द्वारा की गई। ठीक है, भगत जवाहर मल के द्वारा की गई। कब की गई? 1840 के दशक में की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, किसे सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो आपका भगत जवाहर मल को। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। ठीक है, गुरु राम सिंह ने क्या किया था? संगठित किया था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था, जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था कूका आंदोलन को? कूका आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि इनका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों को, अंधविश्वास को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। ठीक है, 1872 ईस्वी में इस आंदोलन को एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 59, 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, अगर आप महाजन से जाते थे लेने के लिए अगर 1000 रुपया, तो मालूम चला कि आपसे 600 रुपये ब्याज ही ले ले, तो ये आपका क्या हुआ? एक ऊंची ब्याज दर हुआ। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे। ध्यान दीजिए कि 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि की गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों ने अपने हितों की रक्षा करने में विफलता प्राप्त की। तो ये सब सारे कंडीशन होते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे घर गिरवी रखवा लिया गया, ऊंची ब्याज दर है, कृषकों की अशिक्षा है, गरीबी के कारण है, तो सारे कारण थे। ठीक है, इसी परिस्थिति में 1875-76 में अकाल ने कृषकों को ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गई। क्वेश्चन नंबर 60, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर सी वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 में बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई। 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखना कि काला पानी की सजा इन्हें मिला जैसे आपका BD सावरकर को मिला था अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 61, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्न अभाव के कारण उन्हें उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिए, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ। बघेरा विद्रोह कब हुआ? 1818 ईस्वी में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था, जो आपका गुजरात में है। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 19 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। ये विद्रोह जो 1820 के आसपास समाप्त हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी खोंड। ठीक है, ध्यान दीजिए, खोंड जनजाति जो लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई
ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण, आगे देखिए, विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो है नए करारोपण टैक्स जो है लगाया गया, और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो ध्यान दीजिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह, ध्यान दीजिए 1831-32, ठीक है, कोल विद्रोह 1831-32। संथाल 55-56, मुंडा विद्रोह 1899 तक, कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक है। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। यहाँ से जो है कोल विद्रोह, संथाल, मुंडा। कोल विद्रोह कब हुआ है? 1831 में। कोल विद्रोह कब हुआ है? 1831 में। 1831 में, 1855-56 में संथाल, मुंडा 1899 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडरों को हराया था? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने एक साथ पुलिस और दिक्कुओं पर आक्रमण किए। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने किया था, ठीक है। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे पीरपैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? 1895 में। 1895। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से लेकर 1900 के बीच हुआ। इनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, वो लोग एक साथ मिलकर खेती करते थे मुंडा विद्रोह में, ठीक है। लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प निकटतम उत्तर 1895 दिया गया है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। 68 नंबर क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ पूरा लिखा हुआ है डिस्कशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कि भगवान का दूत घोषित किया गया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं माने गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ठीक है। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। 69 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? ऑप्शन नंबर बी, रांची था, रांची, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनेक देवता जैसे बोंगा की पूजा छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया गया। मुंडा विद्रोह दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70, 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, क्रांति के नेता बिरसा मुंडा हो जाएंगे, ठीक है, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 71, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन ए, झारखंड के पक्ष में थे, ठीक है। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया, वह झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर को की गई थी। और 15 नवंबर को जो है केंद्र सरकार के द्वारा गौरव जनजातीय दिवस मनाया जाता है, गौरव जनजातीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेशन पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 71 तक। पार्ट 3 में सेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर 106 तक, ठीक है। इस तरह से करीब करीब टारगेट है 35 के आसपास क्वेश्चन पर डे आपको डिस्कशन हो जाए, जिससे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह देखते रहे जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।